जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं, और आर्टिकल 13 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा उस एक्सटेंशन तक जिस एक्सटेंट तक वो उसको इनवैलिड करता है या फिर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मेंशन किया गया है, यानी इसके प्रोविजन 14 से 18 तक दिए गए हैं। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पार्ट 3 में रखा गया है, और पार्ट 3 हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रोविजन देता है, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। और राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो नो वन इज अबव द लॉ, यानी कोई भी पर्सन जो है अबव द लॉ नहीं होगा, यानी वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी। सबसे सुप्रीम कौन सा होगा? लॉ होगा, सबसे सुप्रीम वहां पर लॉ होगा। किसी भी स्टेट के अंदर अगर वहां पर हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, दैट मींस वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। और सेकंड पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है, यानी एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और लास्ट में इसमें आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कुछ ऐसी अथॉरिटीज जो एंश्योर करें हमारे राइट्स को और उनको प्रोटेक्ट करें। तो आर्टिकल 14 से 18 तक जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 डील करता है जनरल प्रोविजन से, यानी ये इसकी एक मेन बात करता है कि राइट टू इक्वालिटी होगी सबके लिए, एवरीबॉडी मस्ट बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। और आर्टिकल 14 का जो इजेंस है, जो पर्पस है, उसके इजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 जो है उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी को हम एंश्योर कैसे करेंगे, यानी किसी समाज के अंदर इक्वालिटी को कैसे लाएंगे, वो 15, 16, 17 और 18 इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 14 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से हमें मिलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। स्टेट कौन सा? जो आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट में कौन कौन इंक्लूड होगा। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इररेस्पेक्टिव दैट हु इज, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है कोई भी डिसइक्वालिटी नहीं की जाएगी, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ डाइसी का कॉन्सेप्ट भी है, इक्वल जो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ किसने दिया? डाइसी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट में यह बताएं कि इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ जो डाइसी ने दिया है इसमें कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और कौन सा ऐसा प्रोविजन जो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम और चीज देखते हैं कि कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जो डीपीएसपी में इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 38, 39, 39A, 43, 46। तो डीपीएसपी जो है हमारे, जो कि पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, उनके अंदर भी कुछ इक्वालिटी की बात की गई है। इसी के साथ आपको यहां पर एक चीज और समझनी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये 2 चीजें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 14 में यूज हुए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, इन दोनों ने जो है मर्डर किया है, इन दोनों पर्सन ने मर्डर किया है, लेकिन ए जो है यहां पर रिच पर्सन है, अमीर पर्सन है, और बी जो है वो पुअर पर्सन है। तो यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहती है कि कोई पर्सन कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, जस्टिस जो है सबके लिए, इक्वालिटी जो है सबके लिए वो इक्वल होगी। यानी यहां पर इन दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी यहां पर ए को अलग से कोई एडवांटेज, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो हमारा प्रोविजन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपको इस पर 3 बातें याद रखनी होंगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझने के लिए सबसे पहली एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज,
यानी किसी के स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। दूसरा क्या होगा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, यानी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं हमारे, जैसे मान लीजिए इंडियन पिनल कोड, या हमने जो एग्जांपल देखा है, तो आईपीसी जो है वो सब पर इक्वल एप्लीकेबल होगी। वो ऐसा नहीं करेगी किसी पर्सन पर अप्लाई हो रही है और किसी पर अप्लाई नहीं हो रही है। सर्टेन टू सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। फिर इसमें आता है नो वन इज अबव द लॉ। तो ये तीन चीजें जो है हमें बताती हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, के ना तो कोई कानून से ऊपर है और ना किसी के स्पेशल प्रिविलेज होंगे, और हर किसी के पर जो है ऑर्डिनरी लॉ इक्वली एप्लीकेबल होंगे। इसी के साथ देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी जब कोई स्टेट किसी को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देने में वो भेदभाव ना करे। प्रोटेक्शन कैसे होती है, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट के अंदर कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई कहीं पर, तो यहां पर जितने भी लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वहां पर सरकार ऐसे भेदभाव नहीं करेगी, किसी को प्रोटेक्शन देगी और किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। तो इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, एक तो यह है जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्टेट के ऊपर नेगेटिव ड्यूटी डालता है कि तुम डिसइक्वालिटी नहीं करोगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जितने भी लॉज हैं उन सबकी जो प्रोटेक्शन है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और वो ये कहती है कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम कुछ करने में जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, जैसे हमने फ्लड का एग्जांपल देखा। तो ये दो प्रोविजन जो है इसके अंदर हमारे आते हैं। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को समझने के लिए हम देखते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी जो जिस कंडीशन में है उसको उसी कंडीशन में जो है हमें ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि यह कहा जाता है कि अनइक्वल्स को अगर हम इक्वल ट्रीट करते हैं तो वो भी क्या होगा, इनजस्टिस होगा, इनइक्वालिटी होगी। यानी दो पर्सन हैं और दोनों की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, दोनों अलग अलग परिस्थितियों में हैं, तो हम उनके ऊपर इक्वल लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि बहुत छोटा है, कोई 8 साल का बच्चा है और कोई जो है 21 ईयर का बच्चा है, इन दोनों ने ऑफेंस कमिट करा, तो हम इन दोनों पर एक जैसा कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये भी इनजस्टिस होगा। और ये कहता है थर्ड चीज में कि सेम पोजीशन अगर किसी पर्सन की है, यानी दो पर्सन किसी एक सेम पोस्ट पर हैं, मेल फीमेल चाहे वो कोई भी हो, तो वहां पर उनको इक्वल सब्जेक्शन मिलना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक इसके अंदर होना चाहिए, जो जैसी परिस्थिति में है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इसको आगे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इक्विटी। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। देखो मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 14 का जो पर्पस है वो इक्वालिटी लाना है, इक्वालिटी देना नहीं है। इक्वालिटी को एंश्योर करना है कि हमारे देश के अंदर इक्वालिटी आ जाए। इक्वालिटी आएगी कैसे? इक्वालिटी आने का पर्पस ये है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक हमने सीरीज ले ली, इसमें कुछ ओबीसी हैं जिनकी पोजीशन यहां तक है, एसटी हैं जिनकी पोजीशन सिर्फ यहां तक है, जनरल कैटेगरी के हैं उनकी स्थिति यहां तक है, और एससी कैटेगरी के हैं जिनकी स्थिति यहां तक है। अब अगर हम इन सब को इक्वल ट्रीटमेंट दे दें, यानी अगर हम इन सब में इक्वली जो है +2 कर दें, तो क्या कभी भी इनकी परिस्थिति, इनकी सिचुएशन सेम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सबके अंदर 2+ ऐड कर देंगे हम, +2 इसका ऐड कर दिया, +2 इनका कर दिया, +2 इनका कर दिया, +2 इनका कर दिया, तो इनइक्वालिटी तो अब भी रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बैकवर्ड हैं उनको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं एडवांसमेंट, उनके लिए थोड़ा जो रोक कर चल सकते हैं। तो जो हमारे यहां पर बैकवर्ड क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास को थोड़ा सा हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि ये भी यहां तक टच हो सके, हमें यहां तक लाना है। तो इक्विटी ये कहती है कि सबको हमें इक्वल कर देना है। तो उसी तरह हमारे आर्टिकल 14 का भी पर्पस है कि इक्वालिटी हमें लानी है, इक्वालिटी देनी नहीं है। अब इसी के साथ साथ देखो, इक्वालिटी देने का मतलब ये नहीं होगा कि कोई प्राइवेट पर्सन है और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी पावर्स एक होंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव विंग होते हैं, उनको अलग से कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उनको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज करना होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं स्पेशल पावर्स देनी चाहिए। अगर स्पेशल पावर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर इसी के साथ है सर्टेन पर्सन गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज, जैसे आर्मीज। अब भाई आर्मी के लिए जो है अलग से लॉ होगा। अब कोई ऐसा नहीं कहेगा जो आर्मी पे लॉ एप्लीकेबल है वो हम पर होना चाहिए, या आर्मी का कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि जो ऑर्डिनरी लोगों पर लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो हम पर एप्लीकेबल हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन। देखो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमें इससे मिलता है कि भाई यहां पर जो है रीजनेबिलिटी है
कि जो पर्सन बैकवर्ड हैं उनके एडवांसमेंट के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो एक्सेलरेट हो सके। तो यहां पर दो चीजें हमें देखनी है कि जब कोई भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसके दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट इसके अंदर होगा कि वहां पर इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, यानी भेदभाव जो किया जा रहा है वो क्लियरली दिखे कि हां यहां पर भेदभाव किया जाना उचित है। और दूसरा नेक्सस, नेक्सस मतलब रिलेशन, जो क्लासिफिकेशन किया गया है और जो ऑब्जेक्ट है उस क्लासिफिकेशन का, उन दोनों के बीच एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है, एक नेक्सस होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्रोविजन, एग्जांपल है इसमें डैनियल लैटिफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इसके अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986 को इसमें वैलिड डिक्लेयर करा गया कि ये जो मुस्लिम्स को राइट देता है, मुस्लिम विमेन को राइट्स देता है, ये जो कानून है ये वैलिड कानून है, ये वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि यहां पर क्या है, रीजनेबिलिटी है, रीजनेबिलिटी है यहां पर। और दूसरे इसमें केस है एपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973। और इस केस के अंदर यह कहा कि जो ट्रेडिशनल आइडिया हम यूज करते हुए आ रहे हैं अब उसको हमें खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जो बढ़ता रहता है, चेंजेस उसके अंदर होते रहते हैं। वो कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, यानी जब कोई भी क्लासिफिकेशन सरकार करती है तो उस क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो जस्ट होना चाहिए, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस होनी चाहिए, यानी वहां पर कोई भी डिसीजन ऐसा ना हो जो कि आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो राइट टू इक्वालिटी है हमारी। देखो आर्टिकल 14 में हमने समझ लिया कि जनरल प्रोविजन दिया गया है कि राइट टू इक्वालिटी जो है हमें लानी है। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 डील करता है डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, कोई भी सिटीजन जो है उसके रिगार्डिंग रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी के साथ जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकार जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 और अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 के अंदर। तो देखो ये आर्टिकल जो 14 है ये इसी को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं कि किस तरह से हम एंश्योर कर सकते हैं इक्वालिटी समाज के अंदर। अब इसके अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 जो है इंपॉर्टेंट है, वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, यानी किसी भी पर्सन के साथ जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है 3 क्लोजेस पहले थी और बाद में फिर 3 क्लोजेस ऐड की गई। 3 क्लोज में सबसे पहली क्लोज आती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन जो है उसको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी चीज को प्रोवाइड करने में, लेकिन रेजिडेंट और लैंग्वेज के हिसाब से यहां पर किया जा सकता है। आगे जो चीजें बताई गई हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और क्लोज टू इसमें बात करती है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कोई भी ऐसा प्लेस जिसको डेलीगेट कर दिया गया है पब्लिक यूज के लिए, जैसे मॉल या कोई भी मूवी सिनेमा हॉल जो वगैरह होते हैं, कोई भी वेल है या कोई भी ऐसी चीज जिसको पब्लिक को डेडिकेट कर दिया गया है पब्लिक यूज के लिए। तो अब किसी भी पर्सन को जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर उस चीज में उसकी डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट की जाएगी कि कोई पर्सन नहीं आ सकता, कि कोई पर्सन जो है उस धर्म का है तो वो उस सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। क्लोज 3 जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात करती है स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चाइल्ड, यानी वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन, कि सरकार जो है, स्टेट जो है वो कोई ऐसे लॉ बना सकती है जो इनको प्रोटेक्शन दे। जैसे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें एडल्ट्री का जो प्रोविजन था आईपीसी के सेक्शन 497 में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वायलेटिव था राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 14 का। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं सीआरपीसी में आप जो है एक प्रोविजन देख सकते हैं, सेक्शन 416, सेक्शन 416 सीआरपीसी। सेक्शन 416 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई विमेन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ वारंट, यानी उसको जो है फांसी की सजा दे दी गई है और उसकी फांसी की सजा का एग्जीक्यूशन होने वाला है और उस टाइम पर पता चलता है कि वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो अब यहां पर इसकी सजा को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया जाएगा, यानी इसको डेथ नहीं दी जाएगी। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। जैसे मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है
वहां पर जो है जो 18 ईयर से कम के बच्चे हैं उनके लिए अलग से जस्टिस का सिस्टम किया गया है। तो ये प्रोविजन जो है कुछ ऐसे हैं जो स्पेशलिटी बताते हैं वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर रीजनेबिलिटी है कि इनके लिए जो है प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए ताकि इनका प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके। उसके बाद जो है हम कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं इसके अंदर क्लोज 4 से लेकर क्लोज 6 तक जो पॉइंट ऐड किए गए, यानी ओरिजिनली आर्टिकल 15 में 3 क्लोजेस थी और इसके बाद इसमें ऐड की गई क्लोज 4। देखो क्लोज 4 ऐड करने का सिलसिला शुरू होता है, मद्रास गवर्नमेंट एक कम्युनल ऑर्डर पास करती है। मद्रास गवर्नमेंट एक कम्युनल ऑर्डर पास करती है जिसके अंदर वो कॉलेजेस में सीट रिजर्व कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर वो जो है सीट रिजर्व कर देती है। तो अब यहां पर जो है ये एक प्ली देती है कि हम आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आर्टिकल 14 कहता है कि एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी जो बैकवर्ड क्लास हैं, उनके एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। डीपीएसपी है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जो कि बेस्ड था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर। तो इसको जो है चंपकम दोराई राजन 1950 केस के अंदर चैलेंज किया गया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कम्युनल ऑर्डर है ये जो है वॉइड है। आर्टिकल 13 के अंदर इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां पर जो है एक चीज कही गई, जब इन्होंने यहां पर इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया तो सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया और इसमें इन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 में या आर्टिकल 29 क्लोज 2 के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरकार को रोक दे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं या एससी एसटी हैं उनके एडवांसमेंट के लिए। तो यहां पर एक तरह से सरकार को पावर मिल गई कि अब वो जो है उनके एडवांसमेंट के लिए लॉ बना सकती है और आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है या 29 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक दे। तो इसके बाद आती है हमारी क्लोज 4 कैसे इंसर्ट हुई। देखो मैसूर गवर्नमेंट ने जो है 68% सीट को रिजर्व कर दिया और सीट रिजर्व करने के बाद बैकवर्ड क्लास को मोर बैकवर्ड क्लास में बांट दिया। इसको चैलेंज किया गया एमआर बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, एमआर बालाजी केस 1963। और इस केस में कहा गया कि जो 15 क्लोज 4 है वो प्राइवाइजो है, एक्सेप्शन है, लेकिन आगे चल के जो है इसको क्लियर कर दिया गया कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है हमें कि आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये आर्टिकल 15 के अंदर जो चीज कही गई है उसी को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। फिर कहा गया कि हम सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड पर ही किसी को जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं, कास्ट के बेस पर जो है नहीं दे सकते। और कभी ये जो है इसमें 50% यानी ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नो नीड ऑफ लेजिस्लेशन, यानी अगर 15 क्लोज 4 में सरकार को कोई लॉ कोई इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है तो उन्हें लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो है इसको वैलिड नॉट वैलिड है, ये जो मोर बैकवर्ड क्लास बताया ये भी नॉट वैलिड। तो यहां पर जो है एक तरह से एक हमने सीलिंग लगा दी 50% की कि 50% से ऊपर नहीं हो सकते। इसके बाद टीएमएफआई 2002 केस आता है। इसके अंदर ये क्लेम करते हैं कि माइनॉरिटी के पास राइट होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। और यहां पर जो सरकार ने पास किया था वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो है कुछ सीट्स को रिजर्व करने की बात की थी। तो 29 और 30 और 19 का इन्होंने क्लेम किया कि ये वायलेशन करते हैं। और इसी के साथ एक और केस आता है पीए इनामदार केस। इसके अंदर अनएडेड स्कूल जो होते हैं जो सरकार से कोई फंड नहीं ले रहे हैं उनके अंदर भी सीट्स को रिजर्व करने की बात की थी सरकार ने। तो इन सब के चलते हुए जब यहां पर मना कर दिया कि अनएडेड में नहीं हो सकता और माइनॉरिटी के राइट वायलेट होते हैं तो यहां पर सरकार ने 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 पास किया और वहां पर क्लोज 5 को ऐड कर दिया और यह कह दिया कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 जी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरकार को एडवांसमेंट करने के लिए रोक सकता हो। और इंक्लूडिंग अनएडेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस, तो अनएडेड भी अब इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फिर आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्लोज 5 के बाद हमारी क्लोज 6 भी ऐड की गई है 2019 के अंदर 2019 में और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है, यानी 103वें अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर क्लोज 6 को ऐड किया गया जहां पर 10% सीट रिजर्व की गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्व की इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन प्लस 10% सीट्स फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। फिर आता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो डील करता है कि कोई भी जब सरकार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकालती है
तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने में वो किसी के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। जब हम आर्टिकल 16 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 16 की क्लॉज 1 कहती है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। और किसी को जो है ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इनके ग्राउंड पर जो है उनको डिसेबल नहीं किया जाएगा। यानी इसके अंदर भी बात की गई है कि एक तरह से यहां पर इक्वालिटी हमको देनी है और 2 एडिशनल ग्राउंड यहां पर ऐड हो गए हैं। तो क्लोज 1 और क्लोज 1 से लेकर 4 तक कोई बात नहीं आती। क्लोज 4 जो है मैंने ये बात करती है कि कोई भी जो एजुकेशनली मतलब जो बैकवर्ड क्लास है उन बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है एम्पावर है कि वो लॉज जो है बना सकती है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है एक प्रोविजन आया, क्या आया? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यानी रिजर्वेशन तो बात कर दी क्लोज 4 ने एक तरह से पावर दे दी स्टेट को कि वो रिजर्वेशन के लिए जो क्लासेस एडेक्वेटली प्रेजेंट नहीं करती हैं उनके लिए बना सकते हैं, उनके लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि रिजर्वेशन प्रमोशन में मिल सकती है। एक होती है इनिशियल स्टेज पर, तो इनिशियल स्टेज पर तो प्रमोशन इन्होंने एक तरह से रिजर्वेशन दे दी, तो क्या अब प्रमोशन में भी दे? तो इसको चैलेंज किया गया जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे 1962 केस के अंदर, और यहां पर जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसको जो है एक तरह से वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इसी के बाद जो है और भी केसेस आए, जैसे मंडल कमीशन केस और टी देवदासन केस 1963 और मंडल कमीशन केस यानी इंदिरा साहनी केस 1993। देवदासन केस के अंदर चैलेंज किया गया क्वेरी फॉरवर्ड रूल को। कैरी फॉरवर्ड रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि 2 सीट जो हैं किसी SC ST को देनी थी लेकिन वो किसी वजह से फिल नहीं हो पाई, तो जब नेक्स्ट ईयर में वैकेंसीज निकलेंगी इन सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा जो नेक्स्ट ईयर में सीट्स आएंगी। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी आगे चीजों को ले जाना, सीटों को आगे ले जाना। और इसी के साथ जो है फिर मंडल कमीशन केस आता है और मंडल कमीशन में 9 पॉइंट्स आते हैं। 9 पॉइंट्स को इन्होंने डील किया था और उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो एक्सेप्शन नहीं है, वो 16 के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं उनको ही इंप्लीमेंट करने की बात करता है। और फिर कहता है कि सिर्फ सोशली और एजुकेशनली SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही हम क्या दे सकते हैं? रिजर्वेशन दे सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो कोई ग्राउंड नहीं हो सकता रिजर्वेशन देने का। यहां पर इस बात को कहा गया। और फिर यहां पर जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को भी जो है इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। क्रीमी लेयर वो होते हैं हमारी कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन मिल गया और रिजर्वेशन मिलने के बाद उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, यानी अब वो जो है समाज में उस परिस्थिति में नहीं है जैसा कि वो पहले थे। तो यहां पर यह कहा गया कि क्रीमी लेयर को हमें अलग करना है। देखो मंडल कमीशन जो है वो 1 जनवरी 1979 को बना था, जब PM थे मोरारजी देसाई और BB मंडल जो है इस कमीशन के चेयरमैन थे। इनका टास्क था कि वो ये सर्च करें कि इंडिया के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बैकवर्ड क्लासेस कितनी हैं। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें हम देखते हैं कि जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 एंड 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसके अंदर यह कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी दे सकते हैं हम जो भी एडेक्वेटली प्रेजेंट नहीं करते हैं, और इसी के साथ साथ वैलिडिटी टू कैरी फॉरवर्ड रूल, जिस कैरी फॉरवर्ड रूल को पहले इन्होंने खत्म कर दिया था, इन्होंने यहां पर इसको इंसर्ट करके कि जो भी अनफिल्ड वैकेंसी हैं लास्ट ईयर की उनको आगे ले जाया जा सकता है इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। और इसी के साथ साथ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी जो हमारी क्लोज 4A और इससे क्लोज 4B। तो क्लोज 4A में एक चीज और ऐड कर दी गई यहां पर 85th अमेंडमेंट 2001 से, और यहां पर थी वो कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। और कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए A और B का अपॉइंटमेंट सेम डेट को हुआ है, यानी इनका अपॉइंटमेंट एक ही डेट को हुआ है, लेकिन A जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन पा लेता है, यानी वो प्रमोट हो जाता है आर्टिकल 4A के अंदर। तो अब किसको क्या सीनियरिटी मिलेगी इसके, क्योंकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है। तो यहां पर यह कहा गया कि सीनियरिटी देने का मकसद ही ये है, सीनियरिटी जो है मतलब प्रमोशन जो है देना किसमें, कि जब पर्सन कोई आगे चलता है तो उसको सीनियरिटी दी जानी चाहिए। जब प्रमोशन में किसी को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि सीनियरिटी भी तो आनी चाहिए, वरना वहां पर रिजर्वेशन देने का कोई पर्पस ही नहीं बचेगा। और इसी के साथ जो है 103rd अमेंडमेंट आया 2019 में, और इसने EWS के लिए 10% सीट रिजर्व कर दी एडिशनली।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर दी गई है और आर्टिकल 17 ये कहता है कि ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबोलिश करता है और फॉरबिडन करता है और उसको डिक्लेयर करता है ऑफेंस। अब देखो, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किसी भी चीज को, पार्ट 3 में अगर किसी भी प्रोविजन में कोई भी चीज अगर ऑफेंस डिक्लेयर की गई है, जैसे आर्टिकल 17 में ऑफेंस डिक्लेयर की गई है, आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो उसको पनिश करने के लिए, इस ऑफेंस को पनिश करने के लिए वो लॉज बना सकता है। सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 35 में, और इस पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 और जिसका नाम बदलकर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया, जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम प्रोविजन अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो कि आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 ये कहता है कि सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर स्टेट जो है किसी को टाइटल नहीं देगा। मिलिट्री कौन से होते हैं, जैसे मिलिट्री के अंदर मिलते हैं मेजर, कैप्टन वगैरह, और एकेडमिक जैसे डॉक्टर, एडवोकेट्स वगैरह, इन डिस्टिंक्शन को छोड़कर जो है कोई भी टाइटल नहीं देगा। और ना ही कोई इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट करेगा किसी फॉरेनर से कोई भी टाइटल, और ना ही कोई नॉन सिटीजन जब तक प्रेसिडेंट की कंसेंट ना मिल जाए कोई भी टाइटल रिसीव नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ अगर कोई पर्सन ऐसा है जो होल्ड करता है कोई भी ऑफिस या ट्रस्ट अंडर द स्टेट के अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी प्रेजेंट, कोई गिफ्ट वगैरह या कोई एमोल्यूमेंट, जब तक प्रेसिडेंट कंसेंट न देते। तो फॉरेन किसी से भी, फॉरेन स्टेट के अंदर वो कोई भी प्रेजेंट या एमोल्यूमेंट नहीं रिसीव कर सकता। तो आर्टिकल 18 के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, क्या ये नेशनल अवार्ड जो होते हैं ये टाइटल माने जाएंगे? तो इस केस को इसमें चैलेंज किया गया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो कोई टाइटल नहीं है, वो एक तरह से उनके जो स्किल, जो उन्होंने अपनी सर्विस दी है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, वो उनके एक आत्मार्पिता है, उनके लिए वो चीज होनी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने यही समझा है कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में और कौन कौन सी क्लॉजेस कब ऐड की गई, ये सारी चीजें जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, राइट टू फ्रीडम। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।